हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम से बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, इधर उधर की बात ना करके टू द पॉइंट हम लोग बात करते हैं और हम केवल वही डिस्कशन करा रहे हैं इन क्लासों में जो डायरेक्ट आयोग आपके लिए बनाकर भेजता है। मतलब ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वही पिछले 20 साल के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है हमारा यूपी स्पेशल चल रहा है, विश्वास करिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट में जब आपको पूरा पढ़ा दूंगा तो हो सकता है 80% तैयारी आपकी इन्हीं क्लासों से हो जाएगी। तो आपको कभी भी लोअर पीसीएस, आरओ, पीसीएस, ठीक है ना, और भी बड़े जो एग्जाम है उनमें कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी। यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम कवर होंगे, एसएससी के सभी एग्जाम कवर होंगे, यूपी पुलिस के लेकर के चाहे पुलिस का हो चाहे अन्य का हो, यूपी के सभी एग्जाम आप क्लियर कर दोगे। ठीक है ना, बशर्ते ये क्वेश्चन लगवा रहा हूँ इनको बार बार करते रहिएगा। विश्वास करिए जब आप 10 टाइम रिवीजन कर लोगे तो सबसे कंफर्ट जोन में आप होगे। ठीक है ना, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर। पहला कह रहा निम्नलिखित कथनों का उनके संगत विश्वविद्यालयों से मिलान करिए। कह रहा यूपी की पहली विश्वविद्यालय कौन सी है। तो यूपी का सबसे पहला विश्वविद्यालय जो है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो 1887 में बना था। तो पहले का डी होगा, ध्यान रख लेना, और फर्स्ट का डी ना तो सी में है और ना ही बी में है। इसका मतलब ए और डी से कोई एक आंसर होगा। वहीं आपसे पूछे यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो बनारस विश्वविद्यालय जो है, बीएचयू जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बड़ा है। तो बी का ए होगा। ठीक है ना, तो बी का ए मतलब दूसरे का ए और पहले का डी। तो दूसरे का ए और पहले का डी जो है वो जो है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन ए मतलब पहला जो है यूपी का विश्वविद्यालय, वो अगर आपसे पूछे तो फर्स्ट का डी हो जाएगा, सेकंड का बी होगा। कौन सा होगा? सेकंड का बी, ध्यान रखना। सेकंड का जो होगा वो बी नहीं होगा, सेकंड का ए होगा। यूपी का एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये ध्यान रख लेना। और तीसरे का जो होगा वो बी होगा, थर्ड का बी। तो तीर्थंकर महावीर स्वामी विश्वविद्यालय जो है वो मुरादाबाद में है। यूपी राज्य सरकार का मात्र एक मुक्त विद्यालय पूछे तो राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। तो इसमें इस हिसाब से ऑप्शन तो कोई भी नहीं बैठ रहा। ठीक है ना, लेकिन इस हिसाब से लगा लेना, ये जो मैंने आपको लगाया ये एकदम से सही है। ए भी सही नहीं बैठ रहा, तो दूसरे का बी नहीं होगा, दूसरे का इसमें ए होगा। ठीक है, तो चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना वर्ष में की गई थी। कब की गई थी? 1789 में, 68 में, 1968 में, 1954 में, या भैया उपयुक्त में से कोई नहीं, या कानपुर में 1954 में। ठीक है ना, तो बी और सी ऑप्शन तो एक जैसे दे रखे हैं इसने, लेकिन इसका 1789 लखनऊ आंसर होगा। अगर आपसे पूछे तो इसका आंसर लखनऊ होगा। कह रहा है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था जो है वो इस शाही बाग के रूप में 1789 लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में ही साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर, राज्य अध्ययन ऊर्जा शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र है, और बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर भी। तो ये तीनों याद रख लेना, ये तीनों कहाँ है? लखनऊ में। तो 4 तैयार हो गए, CSIR वाला भी तैयार हो गया, ऊर्जा शोध वाला भी, बायोमेडिकल वाला भी और साइंटिफिक कन्वेंशन वाला भी हो गया। ठीक है ना, तो एक एक में कई कई पूछे जाते हैं। यही है ना, ये जो संभावित डिस्कशन दिया गया, ये संभावित क्वेश्चन को जगाता है। इसलिए जो डिस्कशन नीचे दे रखा होता है उसे आप लोग जरूर पढ़ा करिए। ठीक है ना, क्योंकि काफी विशेषज्ञों द्वारा वो डिस्कशन दिया जाता है। बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के बेस में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया गया था? ढोलक और नगाड़ा कह रहा महिला और पुरुष के, पुरुष द्वारा महिला के बेस में। तो इसमें जो राई आंसर है वो राई हो जाएगा। तो राई जो है बुंदेलखंड की ही तरह बुंदेलखंड में राई नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर नृत्य में कुछ विभिन्न आ जाते हैं, जैसे बुंदेलखंड में राई नृत्य स्त्रियों द्वारा ही किया जाता है, जबकि बुंदेलखंड में पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके, ठीक है ना, पुरुष ही स्त्री वेश धारण करके राई नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक और नगाड़े का यहाँ क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो ये टॉपिक भी आपको तैयार होना चाहिए। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D, ये ध्यान रख लेना इंपोर्टेंट है, संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की थी? तो इसका वाराणसी हो जाएगा। आप लोग मुझे ये बताओगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री जीत कर आए हैं? आप लोग बताओगे। और ये बताओगे उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। और गंगा, यमुना और सरस्वती उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती हैं? कैंची नगरी किसे कहा जाता है? आप लोग ये भी बताओगे चमड़ा शहर किसे कहा जाता है? चमड़ा या चमड़े का काम होता है। ये चारों क्वेश्चन आप लोग बताओगे। ठीक है ना, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक, कौन से विश्वविद्यालय में, ये भी पूछ लेगा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की उत्तर प्रदेश सरकार ने। कह रहा है यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य, इन तीनों से संबंधित है। ज्योतिष से, खगोल से और
वैदिक साहित्य, तो ये भी पूछ लेगा किससे संबंधित है, तो वहां भी आपको बताना बेहद जरूरी हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी, कौन सा रजा लाइब्रेरी में किस शहर में स्थित है? फैजाबाद, बरेली, मुरादाबाद या रामपुर में? तो ये रामपुर में स्थित है। कहाँ पे है? रामपुर, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। रजा लाइब्रेरी में 2000 से अधिक तुर्बल पांडुलिपि और मुगल लघु चित्रों का बड़ा संग्रह देखने को मिलता है। कह रहा रामपुर में श्री आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी है, तो डिजिटल लेजर तकनीकी से बनने वाली देश की पहली नक्षत्रशाला है। भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय भी है। रामपुर जनपद मुख्य रूप से चाकू और पतंग उद्योग के लिए जाना जाता है। ये कमेंट में लिखिए, रामपुर जो है वो चाकू और पतंग उद्योग के लिए जाना है। चाकू तो सबको पता है, पतंग नहीं पता थी, तो पतंग वाले को आप और लिख के दिखाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तो ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पे है? कानपुर में है, ध्यान रखना। 1936 में ये बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1936 में। भात खांडे संस्कृत विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछे तो ये लखनऊ में है। कहाँ पे है ये लखनऊ में है, तो दूसरे का बी हो जाएगा। ये 1926 में, सरकरा 1936, भात खांडे 1926 में बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो ये प्रयागराज में है। कहाँ पे है? प्रयागराज में। अब भारतीय पशु चिकित्सालय संस्थान, ये एक बचा बरेली, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। तो आपसे पूछे कि भाई मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कब की गई? तो 1961 में की गई थी, और 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का इसे दर्जा मिला गया था। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लेना। आपके सामने नेक्स्ट है भारतीय दलहन, ये कितना इंपोर्टेंट है आपसे पूछ लेगा। इपरी उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? मेरठ, वाराणसी, कानपुर या लखनऊ? तो ये कानपुर में है। ठीक है ना, पूछ लेगा आपसे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रारंभ में ये परियोजना निदेशालय के रूप में काम करता था। यह संस्थान दलहनी फसलों के अनुसंधान और विकास पर क्या करता है? राष्ट्रीय स्तर का काम करता है। ठीक है ना, तो ये भी आप लोग तैयार कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेहद इंपोर्टेंट है, कह रहा 1999 में ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान IBRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित पहला पशु चिकित्सा जैविक उत्पाद कौन सा था? इज्जतनगर वाले की बात कर रहा है। एंटी रिडरपेस्ट सीरम, एंटी एंथ्रेक्स सीरम, एंटी हेमोरेजिक सोप्टिमिया सीरम या एंटी ब्लैक क्वार्टम सीरम? ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है ना, सबके बारे में बाकायदा बता रखा है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये तैयार करना है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एक सेकंड बस सभी लोग, एक सेकंड। क्या है ना, बीच में कोई कॉल ना आए उसके लिए मुझे फ्लाइट मोड लगाना पड़ता है। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं इसके साथ ही। तो इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें उसने सीधा सीधा बोला है कि ये इज्जतनगर उत्तर प्रदेश द्वारा पहला उत्पादित पहला पशु चिकित्सा जैविक उद्यान है, जिसे एंटी रिडरपेस्ट सीरम था। ठीक है, यह पशुओं में होने वाले जानलेवा बीमारी रिडरपेस्ट पशु प्लेग को क्या करता है? कंट्रोल करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दस्तक उत्तर प्रदेश में दस्तक अभियान किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से चलाया गया था? UNAIDS के द्वारा, UNFPA के द्वारा, WHO के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा? तो ये यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया था। आप लोग बताओगे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग ये बताओगे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बताओगे आप लोग, दोनों के हेडक्वार्टर आपको बताने हैं। ठीक है ना, कह रहा ये अभियान जो है ना यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि संवेदनशील जिलों में जहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस या एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जैसी बीमारी है, उनको जड़ से खत्म करना इसका उद्देश्य था। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब देखो आए हुए हैं UPSSC JEE में। कह रहा केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश की स्थापना 1972 में किस रूप में की गई थी? तो ये 1972 में केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के रूप में की गई थी बागवानी की, ध्यान रखना। कह रहा है सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, केंद्रीय आम अनुसंधान संगठन, केंद्रीय उपोष्णी संस्थान लखनऊ की स्थापना 1972 में की गई थी, ध्यान रख लेना। केंद्रीय आम अनुसंधान स्टेशन के रूप में कह रहा है लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इकर के अंतर्गत कार्य करती है। कह रहा है इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य आम, अमरूद और अन्य उपोष्ण कटिबंधीय फलों का रिसर्च करना है, अनुसंधान करना इसका काम है, और ये लखनऊ में स्थित है। 1972 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ठीक है ना, इसी के साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा सुमेलित कीजिए कौन कहाँ पे है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, पहले क्वेश्चन में संपूर्णानंद संस्कृति विद्यालय कहाँ पे है, तो सीधा सीधा वाराणसी बताओगे, बताया था ये हमने वाराणसी, पहले का दूसरा। फिर आपसे पूछे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कहाँ पे है,
तो ये कानपुर में है। ये कहाँ पे भाई, ये कानपुर में है। वही बुंदेलखंड विश्वविद्यालय पूछे तो सबको पता झांसी में ही होना चाहिए, बुंदेलखंड क्षेत्र ही कहाँ पड़ता है, झांसी वाले क्षेत्र में। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ये आगरा में है। तो इसके साथ ही आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका आंसर हो जाएगा, ये याद रखना। ठीक है, सबके बारे में मैंने नीचे दे रखा है, आप लोग तैयार कर लेना, भूलना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान, जिसे सब्जियों के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता प्राप्त है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये प्रयागराज में है, इलाहाबाद में पड़ता है। गंगा यमुना सरस्वती यही मिलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, कह रहा है जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण फसाई द्वारा सब्जी के लिए राष्ट्रीय संदर्भ खाद्य प्रयोगशाला के रूप में मान्यता मिली थी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है ये। फिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में क्या है ये स्थित है। तो भारतीय अनुसंधान नहीं, बी आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो वाराणसी होगा, प्रयागराज नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप चेक करके और बताना इसका आंसर क्या है। वैसे मेरे हिसाब से इसका आंसर वाराणसी ही होगा, वाराणसी एकदम सब्जी वाला, वाराणसी एकदम से करेक्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भाई। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर संपूर्णानंद इसके क्या थे, पहले अध्यक्ष थे, ध्यान रख लेना। कह रहा 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के द्वारा इसे एक स्वायत्तशासी वित्त पोषित स्वायत्तशासी संस्था के रूप में बनाया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद को नामित किया था और वर्तमान में डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा इसके कौन है, अध्यक्ष हैं ललित कला अकादमी के। ठीक है ना, आप लोग ये बताओगे ललित कला अकादमी किससे संबंधित है, मतलब क्या काम करती है, इसका काम क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर में वानिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? वानिकी, तो ये 1988 में की गई थी। ठीक है ना, इसकी स्थापना ध्यान रखना। कह रहा है इसकी स्थापना किदवई नगर में हुई है। उत्तर प्रदेश वन विभाग का एक प्रमुख केंद्र है जो वन अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता निर्माण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ये सब काम वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में ही किया जाता है, जो कहाँ पे भाई, कानपुर में है। इस पॉइंट को आप तैयार कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेखकों और उनकी कृति रचनाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इनमें कौन सही है? तो सूदास की, ठीक है ना, पूछे इनमें कौन सा गलत है, सही नहीं पूछा, इसका मतलब 3 सही होंगे। ठीक है, इसमें कितने होंगे, 3 सही होंगे। सूरदास की जो है, ये सूरदास नहीं, सूरदास है, सूरदास की जो है वो अष्टसूर नहीं है, ध्यान रख लेना। तो ये पहला ही इसका क्या होगा, आंसर होगा। महादेवी वर्मा की छड़दा है, जयशंकर प्रसाद की प्रेम पातिक है, मैथिली गुप्त की तिलोत्तमा है, बल्कि बाद बाकी और इनकी देवी रखी, जैसे सूरदास की दे रखी है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। महादेवी वर्मा की छड़का, गिल्लू, नीरजा, रश्मि, यामा, ये इनकी है। जयशंकर प्रसाद की प्रेम पातिक, कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है ना, तितली, ये इनकी है जयशंकर प्रसाद की। मैथिली गुप्त की बात करूँ तो तिलोत्तमा, साकेत, भारत भारती, ये किसकी है, मैथिली। तो ये ज्ञात कर लेना, यही गिनी चुनी पूछी जाती है बार बार एग्जाम में, इसीलिए आपको यहाँ दी गई है। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट बात करूँ तो मैथिली गुप्त के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी पहली प्रमुख कृति रंग में भंग थी, तो ये बात भी एकदम सही है, पहली कृति इनकी रंग में भंग थी। ठीक है, तो इसमें ए भी आंसर हो जाएगा, इसका मतलब ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका जन्म 3 अगस्त 1886 को चिरगांव नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना, जो झांसी जिले में पड़ता था, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी पहली ही कृति जो है वो रंग में भंग है। राष्ट्रीय पारिस्थितिकी पर व्यंग लिख करती है। ये राष्ट्रीय कवि की उपाधि मिली थी इनको। ठीक है, किसने दी थी? महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्रीय कवि की क्या दी थी? उपाधि दी थी। ठीक है ना, इसी के साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मुंशी प्रेमचंद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था, एकदम सही बात है। प्रेम और गोदान, कह रहा है कृतियों में प्रेम और गोदान आदि शामिल है, तो गोदान तो है और प्रेम भी है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1966 को हुई थी, यही बात एकदम से गलत है, 66 नहीं है, 1936 है। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1936 को हुई थी, इसका मतलब सी गलत हो जाएगा, तो इसका भी आंसर ए और बी ही होगा। इनके बारे में बेसिक सी बात मैंने बता दी, इनका मूल नाम था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है, क्या था? धनपत राय। तो मुंशी प्रेमचंद के गोदान गमन है ना, ये बहुत फेमस है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखा गया? गोदान तो है, गमन भी है इनका। ठीक है, आनंदमठ नहीं है, आनंदमठ इनका नहीं होगा, तो डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि आनंदमठ बांकिम चंद्र चटर्जी का है। ठीक है, इसका है बांकिम चंद्र चटर्जी का, ये आनंदमठ इनका नहीं होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट बात कर दो, किस उपन्यासकार के प्रमुख उपन्यास रागभूमि, गोदान, प्रेमाश्रम आदि उपन्यासों में ग्रामीण जीवन, पीड़ित ग्रामीणों में उभरने वाली चेतना के दर्शन होते हैं? कमलेश्वर के हैं, प्रेमचंद के, तो गोदान से ही समझ जाओ आप लोग, किसका है? प्रेमचंद का। तो ये भी ध्यान रख लेना, राग भूमि भी और प्रेमाशय ये भी मुंशी प्रेमचंद के। यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2025 में पूछा गया ये सवाल है, आप लोगों को याद रखनी है। इनके और भी हैं, ध्यान रख लेना।
सेवा सदन है, निर्मला है, कर्म भूमि है, कायाकल्प है, गमन है। तो ये पूछे जाते हैं, इसीलिए बार बार आप रिवीजन करोगे तो ये आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए, किसके लिए, उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं। जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अभी भी तो कई बार पुलिस के एग्जाम में ये बहुत पूछे गए हैं पुरस्कार वाले, ठीक है ना। तो ये कौन है, तो ये शमसुर रहमान फारूकी हैं। कौन है, शमसुर रहमान फारूकी। कह रहा 1935 में इनका आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। उर्दू के लेखक और कवि हैं, उर्दू साहित्य के लिए इनको जाना जाता है। तनकीदी अफकार, ठीक है। 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सादिका नवाल शहर को राजदेवा की अमराई उपन्यास के लिए भी दिया गया था, ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बात आपको पता होनी चाहिए। कह रहा फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है। क्या, फिराक गोरखपुरी, ये ध्यान रख लेना। कौन कवि है जिसका नाम है, तो रघुपत सहाय को कहते हैं। किसको, रघुपत सहाय को। कह रहा जिन्हें उनकी शायरी के उपनाम फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है, गोरखपुरी के नाम से। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 मार्च 1982 में हुई थी। नई दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी, गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था, ध्यान रखना। इनकी कुछ रचना है जैसे गुल ए नगमा, गुले ए रमा, रूहे कायनात, मसाल, रूप, सबिस्तान, सरगम, बज्म ए जिंदी, रंग ए शायरी, परछाई, तरान ए इश्क, ये सब इनके। अगर गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भी ये सम्मिलित हुए थे और जेल भी गए थे, तो काफी फेमस है, ये ध्यान रख लेना। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रसिद्ध कवयित्री अपने साहित्य योगदान के लिए जानी जाती हैं। 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो महादेवी वर्मा, इनको हर कोई जानता है, काफी फेमस हैं। साहित्य के योगदान का अगर नाम आता है तो इनको सबसे पहले रखा जाता है। 1988 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजी गई थी और 1956 में पद्म विभूषण से सम्मानित की गई थी। पद्म विभूषण 1988 में, पद्म भूषण 1956 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में इनको मिला था। इनकी कृतियां हैं जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, संध्या गीत है, दीपशिखा है, ठीक है ना, प्रथम आयाम है, अग्निरेखा है, ये इनकी फेमस है। 26 जनवरी 1907 को पैदा हुई थी फर्रुखाबाद में, उत्तर प्रदेश में। उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद के प्रयागराज में हुई थी। कहाँ हुई थी, इलाहाबाद के प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है फतवा ए जहांगीरी के लेखक कौन है। फतवा ए जहांदारी, तो इसके लेखक है भैया जियाउद्दीन बरनी। कौन है, जियाउद्दीन बरनी है इसके लेखक, ठीक है। तो कह रहा है जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर जिले के बरन के निवासी थे, ठीक है। ये मोहम्मद बिन तुगलक तथा फिरोज शाह तुगलक के साथ रहे। इनकी पुस्तक को सुल्तनत कालीन प्रशासन का मुख्य ग्रंथ माना जाता है। तारीख ए फिरोज शाही की रचना बरनी ने की। अबुल फजल की प्रमुख रचनाओं में अकबरनामा, आयने अकबरी, शेख फैजी ने लीलावती ना गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। तो ये भी बेसिक जानकारी आप लोग क्या कर लेना, तैयार कर लेना, ठीक है। फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। कौन है भाई, तो सीधा सीधा बोल देना गजल। गजल के लिए जाने जाते हैं मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी, ठीक है। कह रहा गालिब, मिर्जा गालिब को उर्दू फारसी शायरी में कोई सानी नहीं माना जाता। वहीं फिराक गोरखपुरी को मिर्जा गालिब के बाद सबसे महान गजल गायक के रूप में माना जाता है। तो ये इनके बारे में बेसिक सी जानकारी आपके लिए है। कह रहा उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशन के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। कौन जो है ना इसे प्रकाशित करती है सांख्यिकी पत्रिका को, तो सीधा सीधा बोलना उत्तर प्रदेश की योजना विभाग का। उत्तर प्रदेश के योजना विभाग का अर्थशास्त्र और सांख्यिकी प्रभाग इसके लिए क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है। यही डेटा कलेक्टिव विश्लेषण करना, रिपोर्ट करना, ये इसी का क्या होता है, काम होता है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो वीडियो के एग्जाम में आया हुआ है 2025 में। चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण अवधी सूफी कृति किन प्रसिद्ध प्रेमियों की कहानी बताती है। तो ये आपको बताना है, लोरिका चंदा, हीर रांझा, नल दंपत्ति या लैला मजनू, इनमें से कौन सी है। तो लोरिका चंदा इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये चंदायन मुल्ला दाऊद द्वारा रची गई थी, ठीक है ना। किसके द्वारा, मुल्ला दाऊद द्वारा। अवधी भाषा में ये रची गई थी। सूफी के कवि थे, ये ध्यान रख लेना। सूफी है ना वो मुस्लिम जो धर्म है उससे रिलेटेड होते हैं सूफी, ठीक है ना। ये कवि होते हैं, संत होते हैं, ठीक है ना। कह रहा लोरिक और चंदा की प्रेम कथा पर आधारित हैं। इनकी रचना काल 14वीं शताब्दी में माना जाता है। अवधी भाषा का प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास प्रेमाख्यान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, इनकी फेमस क्या है, कहानियां हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौटंकी निम्न में से किस राज्य की लोक नृत्य है। सबको पता है उत्तर प्रदेश का है। ये कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। ये नौटंकी किसका है, उत्तर प्रदेश का है। आप लोग तैयार करना है इसको, ठीक है। इसके साथ ही
ये हाथरस, कानपुर, आगरा, मथुरा, बाराबंकी वाले इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, चलाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई? कुचिपुड़ी, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है कंथक है, कौन सा है, कंथक है। ठीक है ना, तो याद रख लेना। कह रहा है ये उत्तर प्रदेश भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, हालांकि उत्तर भारत का भी है, उत्तर भारत में भी कथक को बहुत ज्यादा प्रचलित किया जाता है। 8 क्या है शास्त्रीय नृत्य हैं, आठों के आठों शास्त्रीय नृत्य एक बार फिर से लिखिए, जिनमें आपको लिखना है आंध्र प्रदेश का, आसाम का और केरल के, ये 4 आपको लिखने हैं। कह रहा कथक का नाम कथाकारों की कथा कहानी से जुड़ा हुआ है। इस नृत्य शैली के माध्यम से पौराणिक कहानियों की अभिव्यक्ति की जाती है। इसमें कथावाचन, नर्तक कथा कहानी को शरीर की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा कथक के 3 विशिष्ट रूप हैं, जिन्हें घराना भी कहा जाता है। ठीक है, एक लखनऊ घराना, ये कथक से संबंधित है, जयपुर घराना कथक से संबंधित है, और बनारस घराना भी कथक से संबंधित है। इनके प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, सितारा देवी, गोपी किशन और विदातनी महाराज, ये इससे क्या है भाई, संबंधित हैं। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट अगर आपसे पूछे निम्न में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन के दीप स्तंभ को संतुलित करती है? कई सारे दीप होते हैं ये, ठीक है ना, बहुत बार पूछा गया है। चरकुला, चरकुला कई बार पूछा गया, देखो ये भी यहाँ भी आप देख रहे होंगे, यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के लिए पूछा गया है 2023 में, और यूपी ट्रिपल एस इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, यूपी एसएससी इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए भी पूछा गया है। ठीक है ना, कह रहा है उत्तर प्रदेश के मथुरा और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित है। इस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों का एक स्तंभ क्या करती है, संतुलित करती है। ठीक है ना, इसके साथ ही अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के बेस में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्यों के साथ गाया जाता है? तो राई है, ध्यान रखना, बुंदेलखंड का। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, मैंने बता दिया, इसमें ढोलक और नगाड़े प्रयोग किए जाते हैं, बार बार घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को आपसे पूछता रहता है। चरकुला और दादर किस राज्य का है? तो अभी हमने बताई थी मथुरा के आसपास है, तो कौन सा हो जाएगा, चरकुला और दादर, दोनों को याद रख लेना, ये उत्तर प्रदेश राज्य का है। ठीक है ना, पारंपरिक ट्रेडिशनल लोक नृत्य है जो ब्रज क्षेत्र में व्यापक रूप में किया जाता है। कह रहा विभिन्न चरणों में नृत्य करते समय घूंघट वाली महिलाएं अपने सिर पर एक बड़े बहुस्तरीय परिपत्र लकड़ी की पिरामिड को संतुलित करती हैं। लकड़ी के पिरामिड को 108 तेल के दीपक, कितने, 108 तेल के दीपक द्वारा रोशन किया जाता है। महिला भगवान श्री कृष्ण के रसिया गीतों पर नृत्य करती हैं। उत्तर प्रदेश के अन्य प्रमुख लोक नृत्य में रासलीला, रामलीला, कर्मा, दादरा, धोबिया, नटवारी आदि नृत्य क्या किए जाते हैं, इसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है ना, अगला कह रहा है निम्न में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी? कथकली, कथक, उड़ीसा और भरतनाट्यम सबको पता है कथक की गई थी 19वीं सदी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली साहब के संरक्षण में की गई थी। 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है, और इन 8 शास्त्रीय नृत्य का वर्णन किस किताब में मिलता है, कौन लेखक है उसका आप लोग कमेंट में बताइए फटाफट से। कह रहा कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार का मिश्रण है? रामपुर घराना, अतरौली घराना, किराना घराना या आगरा घराना? तो आगरा घराने में ख्याल गायकी और ध्रुपद धमार इनको मिक्स करके गाया जाता है। ठीक है ना, आगरा घराने के गायक ख्याल गायकी के साथ ध्रुपद और धमार में भी पारंगत थे। हिंदुस्तानी ख्याल गायकी के लिए अतरौली घराना फेमस है। ठीक है ना, रामपुर घराना ख्याल गायकी के लिए था, लखनऊ घराना जो है वो ध्रुपद गायन के लिए क्या है, फेमस माना जाता है। ठीक है ना, इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले, उत्तर प्रदेश में मानसून के आगमन से पहले गाया जाता है? तो कजरी गाया जाता है। कौन सा? कजरी गाया जाता है। ये ऑडिटर और असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया सवाल है। कजरी मानसून के आने से पहले किया जाता है। मिर्जापुर, वाराणसी के साथ साथ समस्त पूर्वांचल क्षेत्र में भी गाई जाती है। यहाँ पे मालिनी अवस्थी, रुमला श्रीवास्तव, अजीता श्रीवास्तव, उषा गुप्ता कजरी की फेमस गायिका हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो ये थारू वाला जो है ये तराई क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का जो हिमालय का गिरपाद है ये उस क्षेत्र में क्या है, फेमस है। क्या थारू जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। उत्तर प्रदेश की सर्व प्रमुख जनजाति में थारू आती है। जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच जिले में निवास करते हैं। आप लोग मैप में से चेक करोगे कहाँ कहाँ है ये स्थान। कह रहा थारू जो है ना वो किरात वंश का बताते हैं। कई जातियां और उपजातियों में विभाजित किया गया है। थारू जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, ध्यान रख लेना, इसीलिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। रसिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है? तो उत्तर प्रदेश में रसिया गाए जाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ का क्षेत्रीय गीत है। यूपी ट्रिपल एससी 2025 में पूछा गया है। ये कृष्ण और राधा के प्रेम पर आधारित रसिया जो है ना वो गाए जाते हैं, ये यहाँ का क्षेत्रीय गीत है, ध्यान रख लेना। नृत्य के रूप में महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपक के एक स्तंभ को संतुलित करती हैं।
इसे हम चरकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? चरकुला कहते हैं। रंग बिरंगे परिधान में पहन करके 108 दीपक को लेकर के ये चलती हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है ठुमरी टप्पा गायिका या गायक थी, कौन थी? बनारस घराने की थी, कह रहा है ये बनारस घराने की प्रसिद्ध थी, कौन थी? तो ये बताओगे आप, रसूलन बाई। कौन? रसूलन बाई इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा रसूलन बाई छोटी मैना, बड़ी मैना, गिरजा देवी, ये बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी गायिका मानी जाती है। बनारस घराना गायन और वादन दोनों कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस घराने को शास्त्रीय संगीत में प्रसिद्धि दिलाने में भारत रत्न दो संगीत पंडित रविशंकर और बिस्मिल्लाह खां जो सेनाई वादक थे, इन्होंने इसको महत्वपूर्ण उपलब्धि दी है, भूमिका निभाई है। हालांकि इसमें तबला वादकों में गोदई महाराज, किशन महाराज, पंडित राजन और साजन मिश्र आदि भी इसी घराने से संबंधित हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? ख्याल नृत्य का कौन रूप नहीं है? दीवारी ख्याल, गणस्पा ख्याल, अभिनय ख्याल या जयपुरी ख्याल? तो ये दीवारी ख्याल जो है ये नहीं है, ध्यान रख लेना आप लोग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। इसके साथ ही नेक्स्ट निम्न में से कौन सी चरकुला नृत्य की प्रमुख विशेषता है? तो चरकुला नृत्य के सिर पर बहुस्तरीय 108 दीपकों को लेकर के क्या करती है महिला, है ना, ब्रज क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में करती हैं इसे, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र दस्तावेजीकरण 2009-10 के संस्थान से संबंधित है, तो ये ध्यान रख लेना। ये बीरबल साहनी पुरातत्व वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, ये कहाँ पे? ये भी ध्यान रख लेना लखनऊ। साथ साथ आप ये भी याद रख लो वनस्पति वाला कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय वानिकी संस्था कहाँ है? देहरादून में। वन अनुसंधान कहाँ पे? देहरादून में। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो बीरबल साहनी पुरातत्व संस्थान ये लखनऊ में है और यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसकी स्थापना जो है 1946 में इस प्रतिवर्ष में की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र और दस्तावेजीकरण इस संस्थान द्वारा किया गया। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है अभी, तो ये बीरबल साहनी वाला ही होगा, है ना। डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेशन किया हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण मानचित्र, तो कोई ये फिर से रिपीट हो गया डी क्वेश्चन भी, ये बार बार कैसे हो गए रिपीट भाई। अगला क्वेश्चन है भाई सुगंध एवं सरस विकास केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो सीधा सीधा एट मानना तो भाई ये जो स्थापना 1990-91 में की गई थी। ये ऑप्शन में नहीं है, सीधे ई इसका आंसर हो जाएगा। खासकर जो है ना यूपी SSSC 5 ऑप्शन देता है, ये भी आप क्या कर लेना, तैयार कर लेना। कह रहा है ये तेज सुगंध और स्वाद उद्योग, कृषि प्रौद्योगिकी और रासायनिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान विकास क्षेत्र के लिए एक इंटरफेस के रूप में क्या करता है? काम करता है ये, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो ये वाराणसी होगा। क्या होगा इसका आंसर? वाराणसी होगा। यूपी SSSC BDU के री एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 1 जनवरी 1920 में भारत कला परिषद के अंग के रूप में इसकी स्थापना कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो सीधा सीधा एड मानना 1957 में। इसका पूरा नाम था मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये भी कई बार पूछा गया। 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इन्हें महामना की उपाधि किसने दी थी? ये आप बताओगे। BHU को पहले सेंट्रल हिंदू कॉलेज के रूप में जाना जाता था, बाद में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना हालांकि एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन अगर आपसे BHU के रूप में पूछे तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी, ठीक है। महामना की उपाधि किसने दी? ये आप बताओगे, ठीक है। आप लोग ये बताओगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, ठीक है, और किस पर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कराई थी? साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। यूपी के शिक्षा संदर्भ में BHU का पूर्ण नाम क्या है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये सबको पता है। 1916 में ये बना गया था। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं करूं तो भारत खांडे संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये लखनऊ में है। ये सब मैंने बेसिक बता दिया। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो नदा धीनम जगत, ठीक है। स्थापना वर्ष 1926 में राय उमनाथ वली और राजेश्वर बली ने संयुक्त रूप से की थी, ठीक है। और कह रहा है महान संगीतकार विष्णु भारत खांडे के नाम पर की गई थी। ये महान संगीतकार थे, ठीक है। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये चित्रकूट में बनाया गया है। इसके बारे में बेसिक सी जानकारी आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी सभी लोग बताना। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना, ठीक है ना। और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट शानदार क्लास के साथ।